अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम कुहानी फिजिक्स लैब। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स में टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन की दो एप्लीकेशंस हैं अकॉर्डिंग टू कोर्स, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है टॉरिस-लीज थ्योरम। टॉरिस-लीज एक साइंटिस्ट है जिसके नाम पर ये थ्योरम है। टॉरिस-ली एक इटालियन साइंटिस्ट है और इसका नाम टोरिचेलीज इटली में बोला जाता है। आज टॉरिस-लीज को देखते हैं कि टॉरिस-लीज है क्या। जरा स्टूडेंट्स इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हरी अप स्टूडेंट्स। टॉरिस-लीज is theorem is the application of Bernoulli's equation with some assumptions. टॉरिस-लीज थ्योरम हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन की एक एप्लीकेशन है जो हम कुछ assumptions के साथ यहां पे डिस्कस करेंगे, और इसमें assumptions हम करेंगे मीन के सबसे ज्यादा अप्लाई जो सबसे पहले करेंगे वो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बर्नौलीज इक्वेशन को करेंगे। तो टॉरिस-लीज थ्योरम है क्या? टॉरिस-लीज कहता है कि जितने ही आपके पास फ्लूइड की ओरिफिस से ऊपर हाइट होगी उतनी ज्यादा उसकी स्पीड ऑफ एफ्लक्स होगी। इस बात का यह मतलब है कि जितना ज्यादा फ्लूइड ओरिफिस से ऊपर होगा, जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी ज्यादा फ्लूइड का ओरिफिस से मीन के किसी स्मॉल होल से जो अखराज होगा उस अखराज की रफ्तार उतनी ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हमारा वाटर टैंक जो हमारी रूफ के ऊपर प्लेस्ड है उसमें जितना ज्यादा पानी होता है उतना ही ज्यादा स्पीड से नीचे नल में पानी की रफ्तार होती है। आप अगर इसी को डेली लाइफ के मुताबिक देखना चाहें तो इसको आप अपने घर के वाटर कूलर में भी देख सकते हैं। वाटर कूलर में जो ओरिफिस है वो आपका टैप है, आपकी टूटी है। उस टूटी से जो आपके वहां पे टैप है जहां पे से पानी का अखराज होना है, उस पानी के अखराज को एफ्लक्स कहते हैं। अब उस पानी के अखराज से ऊपर जितना भी पानी ज्यादा होगा तो उसकी जितनी ज्यादा हाइट बढ़ती जाएगी, मतलब यह हुआ कि पानी जितना ज्यादा होता जाएगा उतनी ज्यादा तेजी से वाटर कूलर से पानी बाहर आता है। ये तो मैंने आपको सादा ज़बान में बात कर दी। अब जरा इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं कि टॉरिस-लीज कहता क्या है। टॉरिस-लीज कहता है कि द स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड falling through the distance h1 minus h2 under the action of gravity। इस स्टेटमेंट का यह मतलब है कि पानी के फ्लूइड का अखराज बराबर होगा उस वेलोसिटी के जो फ्लूइड वेलोसिटी गेन करेगा किस डिस्टेंस से, जिस डिस्टेंस h1 माइनस h2 से वो पानी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या है, गिर रहा है या मूव कर रहा है। तो इस सूरत में इक्वेशन हमारे पास बनेगी या मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी v2 पानी का अखराज बराबर है स्पीड गेन्ड बाय द फॉलिंग, और हमारे पास जो भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड बराबर होती है v इज इक्वल टू 2gh। यहां पे h टोटल हाइट किसके बराबर होगी, h1 माइनस h2। इसका यह मतलब कि ओरिफिस से ऊपर जितना भी पानी होगा वो डिस्टेंस हम लेंगे, उसका प्रोडक्ट लेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा इसकी असम्पशंस के तहत हम कुछ इसमें मजीद चीजें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने मैथमेटिक्स को देख लिया। अब मैथमेटिकली हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन को, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। प्रूफ: we consider a large tank filled with an incompressible non-viscous fluid and having a small orifice A. According to figure, मैंने एक टैंक ले लिया। इस टैंक में आपको ब्लू कलर में एक फ्लूइड फिल्ड नजर आ रहा है। ये फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल ले लिया है मैंने,
और इस सूरत में इस टैंक की मेरे पास दो होल्स हैं, एक ए है और एक बी है। मैंने अखराज देखना है तो अखराज पॉइंट ए से होगा। इस पॉइंट ए पर किसी भी तरह से कोई छोटा सा सुराख हो गया है। इस छोटे से सुराख को हम फ्लूइड डायनामिक्स में ओरिफिस कहेंगे। ओरिफिस से पानी का अखराज होना है। अब देखते हैं कि टोटल हाइट फ्लूइड की कितनी है। फ्लूइड की बॉटम से लेके अपर एंड तक टोटल हाइट फ्लूइड की बनती है h1। इसका ये मतलब कि फ्लूइड h1 पर मौजूद है। ओरिफिस का की जो हाइट है वो h2 है। इस बात का ये मतलब कि h1 माइनस h2 जो है वो हाइट होगी जो उस ओरिफिस से ऊपर होगी। अब जरा इसको हम मजीद आसान तरीके से देख सकते हैं। ये अगर एक छोटी सी ओरिफिस है इस जगह पर, इसकी हाइट अगर h1 है और इसे ऊपर फिर कितनी होगी टोटल हाइट, अगर मैं इसकी h2 ले लूं, अभी मैंने h2 ली है तो यहां पे भी h2 ले लेते हैं। टोटल हाइट मैंने h1 ली है तो टोटल हाइट अगर h1 है फ्लूइड की तो इससे ऊपर कितना फ्लूइड होगा, इस जगह से लेके इस जगह तक। तो टोटल हाइट माइनस जो आपके पास उससे नीचे हाइट है h1 माइनस h2, तो ये आपके पास टोटल हाइट हो जाएगी वो जो फ्लूइड की ओरिफिस से ऊपर है। तो ये चीज भी हमें क्लियर हो जाती है। मैं आप कुछ एजम्पशंस करता हूं इस टैंक के अकॉर्डिंगली। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अपर एंड, टैंक है ऊपर से काफी बड़ा है मीन के, उसका अपर क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास यहां से लेके यहां तक, ये आपके पास एरिया कितना आ गया A1। क्रॉस सेक्शन एरिया एट लोअर एंड, लोअर एंड पे दो क्रॉस सेक्शंस हैं, एक पॉइंट B पे है और एक A पे है, दोनों होल्स हैं। लेकिन मैंने फ्लूइड का एफ्लक्स देखना है, एफ्लक्स का मतलब अखराज। अब अगर मैंने फ्लूइड का एफ्लक्स देखना है तो उसका एरिया मेरे पास स्मॉल ओरिफिस का एरिया क्या आएगा A2। तो लोअर एंड के लिए जितनी भी हम असम्पशंस करेंगे वो सबस्क्रिप्ट 2 के साथ आएंगे। तो आपके पास एरिया क्या हो जाएगा A2। स्पीड ऑफ फ्लूइड एट अपर एंड, अब जब फ्लूइड बाहर जा रहा है तो ऊपर वाला फ्लूइड तो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा टैंक में, उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। तो फ्लूइड की स्पीड अपर एंड पे v1 है, ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से ऊपर से नीचे कम होगा। तो डायरेक्शन भी आप इसकी देख सकते हैं। ऊपर फ्लूइड की जो रफ्तार है वो v1 है। स्पीड ऑफ एफ्लक्स, स्पीड ऑफ एफ्लक्स क्या है अखराज। अब लोअर एंड पे दो एंड्स थे, एक ए भी था बी भी था, लेकिन हमने ए के लिए ओरिफिस के लिए ले लेना है। तो ए पर आपके पास सबस्क्रिप्ट 2 है तो वहां पे स्पीड भी कितनी होगी v2 होगी। प्रेशर एट अपर एंड, बाहर से आपके पास जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ऊपर से नीचे, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से एक्सर्ट हो रहा है। अपर एंड का P1 होगा। इसी तरह ये जगह भी खुली हुई है तो ये भी किसी है उसी सेम ही एटमॉस्फेयर में है, तो यहां पे भी क्या होगा प्रेशर P2 होगा। हाइट देख लेते हैं फ्लूइड की, हाइट ऑफ फ्लूइड एट अपर एंड। अपर एंड पे फ्लूइड मैंने पहले बता दिया कि ये आपके पास बॉटम से लेके अपर एंड तक जो फ्लूइड ने हाइट की हाइट है वो कितनी है h1, ये यहां पर शो है। हाइट ऑफ फ्लूइड एट लोअर एंड, अपर पर h1, लोअर पर कितनी है, लोअर पे हाइट फ्लूइड की वो होगी जो ओरिफिस से नीचे नीचे होगी। अब ये हाइट कितनी होगी h2 होगी। डेंसिटी फ्लूइड की मेरे पास कांस्टेंट रहेगी। रीजन क्या थी, वो रीजन मैंने आपको पहले बता दी, इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। तो डेंसिटी दोनों एंड की कांस्टेंट रहेगी, मैंने यहां पे डेंसिटी रो लगा दी। अब क्योंकि ये एप्लीकेशन बर्नौलीज की है तो बर्नौलीज इक्वेशन यहां पे अप्लाई करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन के तहत P1 प्लस हाफ रो 1 होता है, डेंसिटी कांस्टेंट तो रो
V1 स्क्वायर प्लस रो 1 की जगह फिर रो G H1। रो और G आपके पास कांस्टेंट है। P2 प्लस हाफ रो 2, फिर रो 2 भी कांस्टेंट है रो के बराबर, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब क्योंकि फ्लूइड ने फ्लो करना है, अगर फ्लूइड ने फ्लो करना है तो इस सूरत में हमारे पास जितना मैस इनपुट के तौर पे होगा उतना ही आउटपुट होगा। इसका यह मतलब कि जितना फ्लूइड ऊपर से कम होगा उतना ही बाहर निकल रहा है। तो इस सूरत में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन या रिलेशन के तहत A1V1 बराबर होगा A2V2 के। हमने सबसे पहले वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं कि अपर एंड की क्या होगी। अपर एंड पे वेलोसिटी बहुत ही कम होगी, हमें तो वाटर टैंक ऐसे लगता है कि वो खाली ही नहीं हो रहा। इसका यह मतलब कि उसकी वेलोसिटी ना होने के बराबर, और जो चीज ना होने के बराबर हो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होती है। तो ये तो हमारी वैसे एजम्पशन है, क्या मैथमेटिकली भी ये साबित हो सकता है? तो देख लेते हैं कि मैथमेटिकली भी यही बात आपके सामने आएगी। V1 किसके बराबर हो जाएगा? A2 डिवाइडेड बाय A1 इनटू V2। जबकि आपको पता चल रहा है कि इतना बड़ा होल अपर एंड में है, जबकि ओरिफिस एक सुई की तरह एक पतला सा सुराख। अब इतने बड़े एरिया के मुकाबले में ये छोटा सा सुराख ना होने की हैसियत रखता है। इसका क्या मतलब कि A1 एरिया बहुत ज्यादा है बनिस्बत A2 के। जो चीज दूसरी वैल्यू के बराबर में बहुत बड़ी हो तो छोटी वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। तो A2 का एरिया इतना कम है कि मैं उसको 0 भी ले सकता हूं। अगर A2 0 है तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जब ये 0 आ जाएगा तो पूरा आंसर V1 भी क्या बन जाएगा? 0। तो यहां पर V1 की वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका प्रेशर क्या होगा। तो प्रेशर, क्योंकि हमारे पास दोनों ओपनिंग्स अपर एंड और लोअर एंड सेम एटमॉस्फेरिक में प्रेशर के तहत दोनों पर एक ही में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इस सूरत में दोनों पे प्रेशर हमारे पास सेम होगा। तो जरा देखते हैं कि प्रेशर कैसे बनेगा। प्रेशर, the pressure will be same at both ends because both are opened in the same atmospheric conditions। दोनों पे atmospheric conditions क्योंकि सेम है, तो इस सूरत में हमारे पास दोनों पे प्रेशर भी सेम होगा। इसका मतलब यह है कि P1 बराबर है P2 के और ये बराबर किसके होगा? P के। दोनों प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मैंने P ले लिया। अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 को हम पुट कर देते हैं अपनी प्रीवियस इक्वेशन नंबर A में। तो उसमें हम पुट करते हैं बर्नौलीज की, तो हमारे पास रिलेशन क्या बनता है? तो इक्वेशन A हमारे पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन A में जहां पे P1 था मैंने क्या पुट कर दिया? P1 की जगह पे P प्लस हाफ रो, यहां पे V1 था। V1 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 0। मैंने कितनी पुट कर दी? 0 प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2। यहां पे P2 था लेकिन P2 भी किसके बराबर है? P के। मैंने क्या पुट कर दिया? P प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये मेरे पास अब इक्वेशन बन गई है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहां पे भी P है, यहां पे भी P है, दोनों P's आपस में कैंसिल हो जाएंगे और कोई चीज भी 0 से मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाएगी। P से कैंसिल आउट, कोई चीज भी 0 से मल्टीप्लाई हो 0, तो यहां पे भी 0 आ जाएगा। रो GH1 पहली क्वांटिटी, ये भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम थी, प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस में आ जाएगी, इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। अब यहां पे भी रो G और यहां पे भी रो G दोनों आपस में कॉमन है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? रो G इंटू H1 माइनस H2। H1 और माइनस H2 आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि आपने रो G जो है इन दोनों
टर्म से कांस्टेंट ले लिया। अब यहां पे क्या आएगा 1/2 रो v2 स्केयर, रो और रो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डेंसिटीज कैंसिल आउट हो गई। इसका ये मतलब कि बाकी आपके पास क्वांटिटी क्या बची g इंटू h1 माइनस h2, g इंटू h1 माइनस h2, और यहां पे क्या बचेगा बाकी 1/2 v2 स्केयर। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिवाइड हो रहा है, राइट पे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, बड़ी आसान सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h1 माइनस h2 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर या स्पीड इन टर्म ऑफ स्केल नहीं होती तो आप लोग इसके बाद स्क्वायर रूट ले लें। तो स्क्वायर रूट लेने से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, v2 इज इक्वल टू 2g h1 माइनस h2 होल स्क्वायर रूट। दिस इज कॉल्ड, और ये क्या कहलाती है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स कहलाती है। और अगर स्पीड ऑफ एफ्लक्स को देखें या टॉरिस-लीस थ्योरम को देखें तो ये आपके पास टॉरिस-लीस थ्योरम की इक्वेशन है। इसके तहत आपके पास, अब इस इक्वेशन को अगर हमने जब देखा तो पहली असम्पशन हमने क्या की, पहली चीज हमारे पास ये आई कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। मतलब ये हुआ कि चाहे अखराज A का है चाहे B से है, ये दोनों पर नहीं करेगी डिपेंड। मीन के ये डिपेंड इस पे नहीं करती कि आपके पास फ्लूइड हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है या वर्टिकली अपवर्ड फ्लो कर रहा है या वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है। मिसाल मैं देता हूं कि अगर ये फ्लूइड यहां पे है तो ये यहां पे ये डिपेंड पे किस पे करेगा, सिर्फ इसकी हाइट पे करेगा, डायरेक्शन पे नहीं करता। यहां पे अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल बना दूं इस तरह से, तब भी मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, h1 वही की वही चीज होगी, हाइट तो वही की वही है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसका ये मतलब कि स्पीड ऑफ एफ्लक्स फ्लूइड का अखराज इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन ऑफ फ्लो किस तरफ है, हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली अपवर्ड है या वर्टिकली डाउनवर्ड। तो पहली हमने असम्पशन यहां से ये कर ली। दूसरी बात, स्पीड ऑफ एफ्लक्स ऑफ लिक्विड की स्पीड बिल्कुल वैसी है जैसे एक बॉल किसी सर्टेन हाइट से फ्री फॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उसकी स्पीड और हमारे पास स्पीड ऑफ एफ्लक्स दोनों आपस में सेम ही है। जरा देख लें अगर इक्वेशन को, तो हमारे पास वहां रिजल्ट आता था 2g इंटू h, ये h ही है, ये टोटल हाइट वही है जहां से फ्लूइड ऊपर से नीचे गिर रहा है। मतलब ये हुआ कि फ्लूइड कितनी हाइट से गिर रहा है, इस हाइट से गिर रहा है ना, h1 माइनस h2, तो ये बेसिकली है क्या, h। तो आपने इस इक्वेशन के तहत बड़ी ही आसानी से स्पीड ऑफ एफ्लक्स को स्टडी कर दिया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तो हर वीडियो हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स आप जरूर हानी फिजिक्स लैब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।